वेलकम वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का जो हमारा डिस्कशन है वो जीएस पेपर वन। जी हाँ दोस्तों, जीएस पेपर वन जो कि संडे को हुआ था, पेपर यूपीएससी का प्रीलिम्स 2025 का। इसका आज हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज द इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों, आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैं आपका एजुकेटर अमित मोदी। मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग से और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया। चारों बार प्रीलिम्स क्लियर किया मैंने। 2 बार मैंने मेंस दिया, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया और पिछले 17 साल से मैं यूपीएससी इस फील्ड में बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो 2025 का जो कल पेपर हुआ है इंडियन यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर वन, उसमें आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन ये डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सेट बी ये लिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस बार जो हमारा पेपर हुआ है उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री जिसमें कि एंशियंट इंडिया भी आता है, मिडिएवल इंडिया भी आता है और मॉडर्न इंडिया भी आता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को मिला करके जो है लगभग 15 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इस पेपर में, जिसमें से सबसे बड़ा वेटेज अगेन मॉडर्न इंडिया का ही रहा है। एंशियंट और मिडिएवल इंडिया से भी जो है लगभग 6 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं हमारे इस पेपर में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये बिगनर्स के लिए टिप है कि जब इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, हालांकि बेसिक सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ही पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए और भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप रेफर कर सकते हो, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न ये तीनों सेक्शंस पर हमको बराबर का ध्यान देना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एंशियंट और मिडिवल का जो वेटेज है वो बड़ा है। मॉडर्न इंडिया में भी जो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं उन सब से क्वेश्चंस ना पूछते हुए जो है थोड़े से अनकन्वेंशनल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो दोस्तों, यही चीज को आज के इस सेशन में हम एनालाइज करेंगे और एक प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ हम लोग हमारा आज का जो ये जो सेशन है, ये जो पोर्शन है, इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन जो हमसे इंडियन हिस्ट्री में पूछा गया था, सेट बी का, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। यस दोस्तों, जैसे ही हमने ये पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा राजा राम मोहन रॉय, तो हमारे दिमाग में ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, फिर उसके बाद सती रेगुलेशन एक्ट, ये सारी चीजें हमारे आई होंगी। यस, ही वाज द पायनियर इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और वी कैन से दैट इंडियन रेनेसा इन इंडिया। सो इनके रिगार्डिंग, इनके लाइफ से रिलेटेड दो स्टेटमेंट हमको यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है दैट ही possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the east। बिल्कुल सही भैया। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, अगर हम हमारे स्टेटमेंट को देखें, तो जो राजा राम मोहन रॉय है, ये अपने लव और अपने रेस्पेक्ट जो ईस्टर्न कल्चर को, खास करके इंडियन कल्चर को जो ये देते थे, पर्टिकुलरली इंडिया के रेस्पेक्ट में ये देखा गया है। राम मोहन रॉय ही वॉज ही रेस्पेक्टेड द इंडियन कल्चर लाइक एनीथिंग। वो संस्कृत के स्कॉलर थे, वो संस्कृत के स्कॉलर थे और साथ ही साथ में ढेर सारी इंडियन लैंग्वेजेस भी वो जानते थे। संस्कृत के साथ साथ उनको पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी, उनको अरेबिक लैंग्वेज भी आती थी और इसमें उन्होंने ढेर सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। इंडियन फिलॉसफी को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, खास करके हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम एंड सो ऑन। सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये जो है करेक्ट हो जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। अरे भैया, ये स्टेटमेंट फिर करेक्ट हो गया, बिकॉज ही वॉज द सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने इंडियन फिलोसफी को या इंडियन सिस्टम को, जिसमें हिंदुइज्म में और भी ढेर सारी जो चीजें थी, उन सबको उन्होंने रेस्पेक्ट तो किया, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने क्वेश्चन भी किया। जो जो ट्रेडिशनल चीजें थी, अनलॉजिकल जो चीजें थी, कुछ सिस्टम्स ऐसे थे जैसे चाइल्ड मैरिज, जैसे सती सिस्टम एंड सो ऑन, इन सबको उन्होंने क्वेश्चन भी किया और हर किसी चीज को रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच के साथ देखना शुरू किया। सोशल इक्वलिटी को उन्होंने स्ट्रेस दिया, ह्यूमन डिग्निटी को उन्होंने स्ट्रेस दिया, खासकर कि मेन और विमेन को बराबर ये माना। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द सी, यानी कि इन्होंने
तीनों ही जो इन्होंने दोनों ही चीजों में अपना जो है योगदान यहां पर दिया, ये चीज। तो ये पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 21 सेट बी का, आपका जो भी सेट रहा हो उसमें जो भी एक क्वेश्चन आया हो, इसका जो आंसर सी है। अगर आपने आंसर सी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं, और अगर आपने सी नहीं लगाया है तो दोस्तों इसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। वेल दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये गांधी जी ने 1919 में शुरू किया था। भाई एक एक करके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन द पब्लिक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। अब हमसे ये पूछा गया है दैट हाउ मेनी ऑफ द अबव वर पार्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है, ये हमारा नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम ये 1919 में ये स्टार्ट किया था। हालांकि 1920 में खिलाफत मूवमेंट, इसका पूरा जो नाम है दैट इज नॉन खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये स्टार्ट हुआ था 1920 में, इसकी शुरुआत हुई। हालांकि 1919 में ये करना था, लेकिन 1919 में जो है खिलाफत मूवमेंट ये शुरू किया गया, और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ के बाद में 1 अगस्त से ये शुरू नहीं किया गया। तो 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये शुरू किया गया। अगर हम देखें हमारे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सो द बाइकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स, द बाइकॉट्स ऑफ लॉ कोर्ट्स, ये इसका वन ऑफ द एक मेन फीचर था। अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, जितने भी प्रकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उन सब से नॉन कोऑपरेट, उन सब के साथ नॉन कोऑपरेट करना, ये चीज। सो ये मूवमेंट गांधी जी ने जो है स्वराज अटेन करने के लिए ये किया था विद द मेथड दैट वी कॉल एज द पीसफुल पैसिव रेजिस्टेंस, और सत्याग्रह हम इसे नाम दे सकते हैं। सो भैया पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। हालांकि गांधी जी ने ये कहा तो था कि ऑब्जर्व किया जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्ट्रिक्ट तरीके से, लेकिन इसका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। इस प्रोग्राम का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, ये इस प्रोग्राम का एक पार्ट नहीं था। हालांकि जो नॉन वायलेंस है ये कोर प्रिंसिपल था गांधी जी के सत्याग्रह टेक्निक का। तो ये हमारा गलत हो जाता है। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन द पब्लिक, बिल्कुल सही है भैया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर सही है पक्का? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कैसरे हिंद का टाइटल जो महात्मा गांधी जी को दिया गया था, ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे, टाइटल जो है महात्मा गांधी को दिया गया था, इसको महात्मा गांधी ने गिव अप कर दिया। और उसके बाद में राय साहब का टाइटल जो लाला मुरलीधर राय जी को दिया गया था, और भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ऑफिशियल से जो टाइटल्स इंडियन ऑफिशियल्स को दिए थे, वो सारे के सारे टाइटल वापस कर दिए गए। यहां पर क्या लिखा है? रिटेंशन ऑफ टाइटल्स। नहीं भैया, उनको रिटेन नहीं किया गया, उन सबको वापस कर दिया गया। लेकिन दोस्त उसके बाद में जो है ये कहा गया, यस, ये कहा गया कि भाई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, पंचायत को स्टैब्लिश करना। तो ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सही है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि लॉ कोर्ट्स को जो है लॉ कोर्ट्स को बाइकआउट किया गया, तो भैया रेजोल्यूशन कैसे होगा डिस्प्यूट्स का? तो उसके लिए जो है पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट ये किया गया। हमसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द अबव वर पार्ट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। सो दो इसका पार्ट है, तो बी इसका राइट आंसर है। तो अगर हमने यहां पर बी लगा के आए हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन था। आगे स्टैटिक पार्ट से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इरिगेशन डिवाइस कॉल अरघटा। अरघटा ये एक इरिगेशन डिवाइस है, इसको हम लोग पर्शियन व्हील भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो टेक्निक है ये इंडिया में पर्शियंस के द्वारा जो है ये स्टैब्लिश की गई थी। समथिंग अराउंड 11th सेंचुरी के अराउंड इसे यूज करते थे फॉर द इरिगेशन पर्पस। ये एक इरिगेशन डिवाइस है। अब ये था क्या, हम एक करके ऑप्शन देखते हैं। भाई अगर आपको याद हो तो इस तरीके से ये एक व्हील था, और इसमें कुछ बकेट्स लगे होते थे, इसमें कुछ बकेट्स लगे होते थे, ठीक है। और ये जो बकेट्स हैं, या वी कैन से दैट जो पोर्ट्स हैं, ये एक स्पोक के साथ ये बंधे रहते थे, और ये पहिया जो है ये चलते रहता था।
ये चलता था और ये पानी को जो है ये खेतों में सप्लाई करता था। इरिगेशन डिवाइस, इरिगेट करता था। तो क्या है? अ वाटर बैग मेड अप ऑफ लेदर पुल्ड ओवर द पुली, नहीं भैया। अ लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक, तो ये देख सकते हैं। अ लार्जर अर्थन पॉट ड्रिवन बाय द बुलॉक्स, नहीं भैया, एक बड़ा अर्थन प्लॉट नहीं था। अ लार्ज वाटर बकेट पुल्ड अप बाय द रोड्स डायरेक्टली बाय हैंड, हाथ से खींचना, नहीं, ये हाथ से नहीं खींचा जाता था, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आया वो बी आया, वो भी आया। एक तरीके से ये एक मैकेनिकल, क्या था? एक मैकेनिकल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस थी। क्या थी? मैकेनिकल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस थी, जिसको कि इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था इन द मिडिवल टाइम पीरियड। मिडिवल टाइम पीरियड। अब भैया इसको रोटेट कैसे करते थे? इसको भैया बुलॉक्स, कैमल्स या उनके थ्रू इसको रोटेट किया जाता था। कुएं में से पानी निकाला जाता था इसको यूज करके फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। ठीक है। हालांकि पर्शियन व्हील, अरग घटा, ये एक संस्कृत वर्ड है। स्पोक और घटा यानी कि पॉट, घटा, अरा को बोलते हैं स्पोक्स और घटा को बोलते हैं पॉट। ठीक है। ये चीज जो कि उसके स्ट्रक्चर को डिनोट करता था। ठीक है। तो इसीलिए इसे अरा घटा कहा जाता था। तो अगर आपने इसका आंसर बी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं, एकदम करेक्ट है। ठीक दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी तक आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन राइट हुए होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, या साथ ही साथ में मॉडर्न इंडिया का अगर आपने जो है स्पेक्ट्रम को अगर अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी के साथ, बड़े इजी तरीके से दे सकते थे। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड assumed द टाइटल मत्त विलास, विचित्र चित्त एंड गुणभरा? अरे वाह, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यार, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। मत्त विलास, मत्त विलास, विचित्र चित्त और गुणभरा, ये सारे के सारे जो टाइटल हैं, ये महेंद्र वर्मन, अगर हम देखें तो चारों के चारों जो हैं ये पल्लव किंग है। पल्लव किंग्स, साउथ इंडिया के, है ना। मत्त विलास, एडिक्शन टू प्लेजर्स। विचित्र चित्त, क्यूरियस माइंडेड, विचित्र, क्यूरियस माइंडेड, चित्त मीन्स माइंड, है ना। और गुणभरा मीन्स वर्चुअस। ये सारे के सारे टाइटल जो है ये पल्लव किंग महेंद्र वन को जो है ये दिए गए हैं। चित्रकर पुली, टाइगर अमंग द पेंटर्स, चित्रकर पुली, ये भी एक टाइटल जो है ये इनको दिया जाता था। प्रोमिनेंट रूलर है, आर्टिस्टिक और लिटरेरी एम्बिशियस के लिए, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, लिटरेरी वर्क्स के लिए जो है ये जाने जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर आपने ए इसका राइट आंसर लगाया है तो अगेन आपका 1 मार्क पक्का। वेल दोस्तों, फायान, ओ माय गॉड, फाहायान चाइनीज पिलग्रिमेज ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, अरे यार सबको पता है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पर ये आए थे, इन्होंने इंडिया को विजिट किया था। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के रूलर थे। अगर हम देखें तो जो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं वो दो काफी फेमस हैं जो इंडिया में आए, हालांकि तीन थे जो इंडिया के अंदर आए। सबसे पहले थे फायान, उसके बाद हुइन सांग, नाम याद आते हैं, पढ़े हैं ना सारे, और फिर आते हैं आई सिंह, आई सिंह। ये तीन चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में ट्रैवल करते हैं। फायान ये पहले ट्रैवलर थे, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पर इंडिया को विजिट किया। होइनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर, और आई सिंह जो है ये राजपूत के टाइम पर इंडिया को विजिट करते हैं, है ना। तो ये चीज गॉट इट। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, लोग बोलते हैं यूपीएससी टफ है, यूपीएससी टफ है, जबरदस्ती टफ है? इतने आसान आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, है ना। ये चीज वेल अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, अरे वाह, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजया? अरे वाह, द किंगडम ऑफ श्री विजया, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल द मलाया पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड्स। मलाया पेनिनसुला मलेशिया वाला, मलेशिया थाईलैंड वाला, उसको मलाया पेनिनसुला बोलते हैं। सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया में आते हैं। अरे भैया सीधी सीधी सी बात है, यहां देखते हैं भाई, जो भी अटैक था
मलाया पेनिनसुला पर, श्रीलंका पर, वो मिडिवल इंडिया के टाइम पर चोलाज ने किया। और सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है राजेंद्र वन। राजेंद्र वन ही वॉज द चोला किंग। राजेंद्र वन जो है ये चोला किंग थे। हालांकि ऑप्शंस में ये चीज नहीं है हमारे पेपर में, ये बाद में हमने ऐड कर दी है। अमोघ वर्ष ही वॉज अ राष्ट्रकूट किंग। प्रताप रुद्र ही वॉज अ काकतीय किंग, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर थे। और विष्णुवर्धन ये होयसला किंग थे, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर थे। लेकिन राजेंद्र वन ही वॉज अ चोला किंग। चोला डायनेस्टी के ये रूलर थे। द ग्रेट रूलर ही वॉज राजा वन के बाद राजेंद्र वन जो है ये थे। और इन्होंने अपनी नेवल फोर्सेस के द्वारा श्रीलंका को भी कॉन्कर किया और मलाया पेनिनसुला को भी, सुमात्रा जावा को भी, जिसे स्वर्ण भूमि कहा जाता था। और बे ऑफ बंगाल को उस टाइम के लिटरेचर में चोला लेक के नाम से भी जाना जाता है। चोला लेक भी कहा जाता है बिकॉज इनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग नेवी थी, नेवल फोर्सेस थी। तो सी इसका राइट आंसर है। क्या सी इसका राइट आंसर है? गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 600 टू 332 बीसी एंशियंट इंडिया का रेफरेंस है। भाई ये थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो आसान है, नहीं पढ़ा होगा तो ट्रिकी लगता है हमको। हमसे यहां पर पूछे गए हैं टेरिटोरियल रीजन्स और कौन कौन सी रिवर्स इन रीजन में फ्लो करती थी। अस्मका, कंबोज, अवंती, कोसला। अगर हमने चार नाम देखें तो हमें 16 महाजनपद की याद आती है। किसकी याद आती है? 16 महाजनपद की याद आती है। 16 महाजनपद काय में जो है मेंशन्ड है? अंगुत्तर निकाय में। इसमें अंगुत्तर निकाय में ये मेंशन्ड है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, 16 महाजनपद दिए गए हैं जो कि इंडिया में एंशिएंट टाइम पीरियड में इमर्ज्ड हुए, है ना। यस, मगध, गांधार, कंबोज, याद आता है कुछ? काशी, कोसला, मत्स्य, यस, याद आता है कुछ? यस, कुरु, पांचाल, अंग, वत्स, ये महाजनपद हैं। तो ये चार महाजनपद यहां पर दिए गए हैं। अब इन महाजनपद की हम लोकेलिटी को देखते हैं। अस्मका ये कहां है? ये महाराष्ट्र का रीजन, मॉडर्न डे महाराष्ट्र रीजन, डेक्कन में ये था। कंबोज ये कहां है? कंबोज कहां पर है? कंबोज, कंबोज जो है ये अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। अवंती ये मालवा रीजन में और कोसला ये यूपी में। ठीक है, अब इन रिवर्स को देख लो। गोदावरी वेल नोन रिवर, ये कहां पर है? अगेन डेक्कन में फ्लो करती है ना, डेक्कन में फ्लो करती है। विपास, विपास मतलब बियास रिवर। बियास अफगानिस्तान नहीं जाती यार दोस्त। महानदी ये उड़ीसा में फ्लो करती है। तो अवंती कहां पर है? मालवा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये उड़ीसा जस्ट अपोजिट है इसके। सरयू ये यूपी में है ना, लगभग कोई नॉर्दर्न यूपी का जो पार्ट है वहां पर है। तो इसमें कौन कौन से पेयर मैच्ड है? हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। अस्मका गोदावरी मैच्ड है, बिल्कुल सही है। कंबोज विपासा मैच्ड है, नहीं है। अवंती महानदी मैच्ड है, नहीं है। कोसला सरयू मैच्ड है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कितने पेयर मैच्ड है? दो। बी इसका राइट आंसर है, ओनली टू। यस, ओनली टू। याद आया? आप कोई सी भी किताब पढ़ लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, पहला पहला या दूसरा 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 तीसरा चैप्टर जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है ना, इसी चीज से ये रिलेटेड है। और यहां पर जो है ये आता है। कोसला किंगडम जो है ये सरयू रिवर के किनारे पर ही बसी हुई है, कोसला किंगडम, है ना। कौशल नरेश, है ना, भगवान रामचंद्र जी को इसे कहा जाता है। सरयू को मॉडर्न घग्गर रिवर ये भी कहते हैं, है ना। अयोध्या इस सरयू नदी के किनारे पर स्थित है ना, ये चीज। गॉट इट, गॉट इट और नॉट, है ना। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आप इसका आंसर भी बड़े आसानी के साथ दे देते। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अरे सर ये तो किसी भी बुक में हमने नहीं पढ़ा। ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पलुस्कर। म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, इस ये आर्ट से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्त, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो कहां पर है ये? यस, फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अब ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये कौन थे? हु वॉज दिस पर्सन? यस, कुछ याद आता है? कुछ पढ़ा हुआ नहीं याद आया, है ना। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल, यस,
कुछ याद आया? नहीं आया याद, बिल्कुल नहीं आया। 1901, 5 मई 1901 पहला गंधर्व महाविद्यालय स्टैब्लिश किया गया इन लाहौर। लाहौर में किया गया। भाई दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन ये वर्ड्स कुछ अच्छे हैं। 5 मई, 5 मई 1901 ये किया गया है ना, ये चीज। गॉट इट। म्यूजिक पब्लिकेशन के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने स्टैब्लिश करी। यस, ठीक है, लाहौर में। अगर हम म्यूजिक पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो हम आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोकन इंस्क्रिप्शन suggested that Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at। किस लेवल पर ये ऑफिसर्स काम करते थे? विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर, या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में? तो भैया अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो इसको बखूबी इसका आंसर दे देते हैं। प्रादेशिका, राजुका और युक्ता, ये जो ऑफिसर्स हैं अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन में, ये जो ऑफिसर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, और ये सारे के सारे ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे। लोकल गवर्नेंस का ये मेन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। खास करके अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, लैंड मेजरमेंट की बात करें, इंप्लीमेंटेशन की बात करें, रॉयल और पब्लिक वेलफेयर मेजर्स को, तो ये इनके वर्क थे। प्रादेशिका जो था वो रेवेन्यू कलेक्टर था, राजू का लैंड मेजरमेंट था, और जो युक्ता था वो रॉयल ऑर्डर्स को, पब्लिक वेलफेयर मेजर्स को इंप्लीमेंट करते थे, है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे प्रादेशिका, है ना, जो ओवरऑल फंक्शंस को देखते थे डिस्ट्रिक्ट के। रॉयल ऑर्डर्स को भी इंप्लीमेंट वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उनको वो इंश्योर करते थे। राजू का जो है ये रेवेन्यू ऑफिसर थे, लैंड सर्वेयर थे, लैंड मेजरमेंट इनका काम था। और युक्ता जो है ये अकाउंटेंट और ट्रेजरर थे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर इस लेवल पे ये काम किया करते थे, ठीक है। अगर आप जो है हिस्ट्री का कोई भी बुक पढ़ोगे, मतलब अशोक से रिलेटेड, तो उसमें ये सारी चीजें वहां पर दी गई है, ठीक है। ये पार्ट स्टैटिक क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। हम लोग स्टैटिक जीके छोड़ देते हैं। आप सोचो 15 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से आ गए, यानी कि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ गए, तो हम बड़ी आसानी के साथ 15 के 15 सॉल्व कर सकते हैं अगर हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लें इसको। अगर हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लें तो हम 15 के 15 क्वेश्चन जो है इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक का जो पार्ट है इसके ऊपर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम टोटल भी लगाएं तो लगभग 40 के करीब क्वेश्चन जो है, यस, 40 के करीब क्वेश्चन हमको इसी से मिल जा रहे हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो पक्के हो जाते हैं, है ना, ये चीज। गॉट इट। तो 80 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, हम कट ऑफ के नजदीक पहुंच गए यार दोस्त, है ना, ये पार्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मॉडर्न इंडिया का ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर आ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ये दूसरा क्वेश्चन है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि यहां पर पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ ले अपन। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? अरे भैया सीधी सीधी सी बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अभी हमने पहला जब क्वेश्चन का डिस्कशन किया था तो हमने क्या बताया था आपको कि स्वराज को अटेन करना यही अल्टीमेट एम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, नॉन वायलेंस के थ्रू इसका ऑब्जेक्टिव था, पीसफुल मीन्स। तो यस भैया करेक्ट पूछा गया तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, ये एक पार्ट आती है कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया था। तो भैया पहला जो स्टेज था वो ये था कि पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से जो है हम गवर्नमेंट को बाइकआउट करेंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे, है ना। हम सारे गवर्नमेंट के टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे, रिजाइन कर देंगे गवर्नमेंट पोस्ट से, बाइकआउट करेंगे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कोर्ट्स को, फॉरेन गुड्स को। और अगर स्वराज नहीं मिलता है हमको 1 साल के अंदर, तब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर आएंगे, रिसोर्ट करेंगे, है ना, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो इसके हिसाब से बी इसका राइट आंसर है। अगर आपको याद हो तो 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। वो क्यों हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट? भाई चौरी चौरा गांव के जो विलेजर्स थे उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया था। फर्स्ट स्टेज में गवर्नमेंट सब कुछ ओके बोला,
कांग्रेस ने सब कुछ को बाइकआउट करने के लिए बोला, लेकिन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस इसको मना नहीं किया। आप बोले आप टैक्स पे करो, लेकिन जब लगा कि 1 साल हो गया है तो वहां पर जब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस हुआ, पुलिस ने उन विलेजर्स को अरेस्ट किया 12 और गुस्से में आके पुलिस थाने को आग लगा दी। चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, 23 पुलिस वाले जल के मर गए और गांधी जी को ये मूवमेंट कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पीसफुल मीन्स जो था वो वायलेट हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया है कि कितने करेक्ट हैं, हमसे पूछा गया कितने करेक्ट हैं, तो दोनों के दोनों सही है यार, दोनों सही है ना। ये चीज गॉट इट? क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? पहले तो ये बताओ यार, आप लोग बोलते ही नहीं हो यार कुछ भी। कमेंट सेक्शन में देते चले जाओ, बोलते चले जाओ, लिखते चले जाओ, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते चले जाओ। वेल दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सेडिशन हैज बिकेम माय रिलीजन। वो ये फेमस स्टेटमेंट गांधी जी ने कब दिया? यस, गांधी जी ने ये जो स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट, ये कब दिया? सिडिशन, सिडिशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी, है ना। सिडिशन, अब सिडिशन जो है ये मेरा रिलीजन बन गया है। यस, चंपारण सत्याग्रह, वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट दांडी, अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। यस, कब दिया ये गांधी जी ने स्टेटमेंट? तो भाई चंपारण सत्याग्रह, इट वाज स्टार्टेड इन 1917, दांडी मार्च 1930, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने पब्लिकली दिया गया था जब सॉल्ट लॉ जो है ब्रेक किया गया, वायलेट किया गया दांडी में। उस टाइम पर गांधी जी ने जो है ये एक स्टेटमेंट जो है पब्लिकली अनाउंस किया कि सेडिशन जो है ये अब मेरा धर्म बन गया है, मेरा रिलीजन बन गया है। ठीक है, अब मैं जितने भी लॉ हैं उन सबको मैं ब्रेक करूंगा एक एक करके। अब आई विल बी नॉन कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट। हम सिविल डिसोबीडियंस जितने भी लॉ हैं उन सबको हम डिसोबे करना शुरू करेंगे। तो बी इसका राइट आंसर है। अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। द फेमस फीमेल फिगर इन नोन एज डांसिंग गर्ल। अरे यार, मोहनजोदड़ो इज मेड अप ऑफ ब्रोंज। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ये तो डायरेक्ट 2 नंबर, फोकट के 2 नंबर है। यस, कार्लिलियन नहीं, ब्रोंज डांसिंग गर्ल ये काफी फेमस है स्कल्पचर। हाईएस्ट अचीवमेंट था ये मोहनजोदड़ो में, है ना, लगभग 2500 बीसी ये था। 2.5 सेंटीमीटर की डेप्थ में, 5 सेंटीमीटर की विड्थ और 10.5 सेंटीमीटर हाइट की ये हमको एक इमेज, एक जो है मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल का फिगर मिलता है, ब्रोंज से बना हुआ। देखा जाए तो ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में आज भी प्रेजेंट है ना। ये चीज गॉट इट? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? देखो अभी जस्ट फिर बात किया, ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड आ गया। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। तो कौन थे जिन्होंने लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया? यस, हु वर द पीपल? यस, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, कृष्णकांत, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ख्वाजा हसन निजामी, मोहम्मद अली जिन्ना। चलो भाई, मोहम्मद अली जिन्ना को तो हम लोग रूल्ड आउट कर देते हैं, ये तो प्रेजेंट नहीं थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निजामुद्दीन, अगर हम देखें तो ये एंटी रोलेट सत्याग्रह प्रोटेस्ट, वहां पर खिलाफत मूवमेंट के पार्ट थे, ट्रायल का हिस्सा बने ही नहीं, लीगल डिफेंस तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते थे। सीआर दास वो बंगाल में एक्टिव थे, ठीक है, और ये केस कहां हुआ था? यूपी में। तो यहां पर क्या बचा? यस, क्या बचा? कौन रहेगा यहाँ पर? मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। सो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, मदन मोहन मालवीय ये प्रोमिनेंट लॉयर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, इन्होंने वॉलंटियर किया, है ना। और गोरखपुर सेशन कोर्ट में कृष्णकांत के साथ, क्या गोरखपुर सेशन कोर्ट में कृष्णकांत के साथ इन्होंने जो है मिलकर के डिफेंड किया जो पीपल को, जिन लोगों को चौरी चौरा इंसिडेंट में अरेस्ट किया गया था, है ना। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres decide to include the upliftment of Harijans in his political and social programs?
subsequent to which of the following events? Pune Pact, Gandhi Irwin agreement, arrest of Congress leadership during time of Quit India movement and promulgation of Government of India Act 1935. भैया अगर आपको थोड़ा सा भी आपने पढ़ा हो, आपको थोड़ा सा भी याद हो, तो 1932 में राम से मैकडोनल्ड अवार्ड आया था। उस अवार्ड में क्या हुआ था? उस अवार्ड में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था बाय दी गवर्नमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन के ऊपर ठहर करके आंसर देते तो इसका आंसर इजीली लग जाता। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, तो क्या हुआ? मैकडोनल्ड अवार्ड इसको जो है गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी जो है ये बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक पर, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। डेथ क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, अंटिल डेथ, हंगर स्ट्राइक अंटिल डेथ। ठीक है, तब गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है 1932 में, तब पूना पैक्ट। और इसके बाद गांधी जी कंसिस्टेंटली अनटचेबिलिटी को अपोज करते हैं, हरिजन ये वर्ड प्रपाउंड करते हैं, है ना, और पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम्स में जो है ये लेकर के आते हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन के लिए अपील करते हैं कि हर स्फेयर से अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट किया जाए, है ना, ये चीज। तो गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 में हुआ था, राम से मैकडोनल्ड अवार्ड से बहुत पहले। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ। पूना पैक्ट के बाद यानी कि ऑल इंडिया हरिजन सभा इसके बाद इसके पहले ही स्टैब्लिश कर दी गई थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। सो ए इसका राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर है। 24 सितंबर 1932 में जो है ये पैक्ट, पूना पैक्ट साइन किया गया था, और 25 सितंबर को एक पब्लिक मीटिंग में गांधी जी ने जो है ये कहा था, है ना, ये कहा था। गॉट इट? ठीक, तो ये क्वेश्चन हरिजन सेवक संघ ये स्टार्ट किया गांधी जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? अरे भैया डायरेक्ट क्वेश्चन है, रामास्वामी नायकर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रामास्वामी नायकर। अब इससे ज्यादा और क्या ही करेंगे अपन यार। है 98th नंबर का जो क्वेश्चन था ये, है ना। पी आर अम्बेडकर ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है ना। भास्कर राव जाधव अगेन ही इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, है ना, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किया था रामास्वामी पेरियार तमिलनाडु में 1925 में, 1925 में सदर्न इंडिया में, है ना, ये चीज। गॉट इट? तो ए इसका राइट आंसर है। तो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से एक क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस पूछे गए इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से, है ना। ये 15 क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन थे जो आपने देखे, पर ये इजी तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ये 15 के 15 क्वेश्चन आपके, यानी कि 30 के 30 नंबर आपके, है ना। अगर आपने ये ऑप्शंस लगाए हैं तो 30 के 30 नंबर आपके, आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो सोचिए हमको 100 नंबर तक पहुंचना है, तो 100 नंबर में से 30 नंबर तो हमको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये मिल गए। अब हिस्ट्री हम लोग याद कैसे करें, रिटेन कैसे रखें सर? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। तो हिस्ट्री को आप याद रख सकते हो, रिटेन रख सकते हो, थोड़े से पेशेंस के साथ, डेली रिवाइज करके, धीरे धीरे पढ़ के, है ना, कहानियों की तरह पढ़ के आप याद रख सकते हो। सो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मेरे साथ आपको जुड़ना है, तो यूपीएससी अमित मोदी ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। बस आपको यूपीएससी अमित मोदी ये टाइप करना है, इसको आप कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन अगले सेशन में बहुत जल्द, अगले टॉपिक को लेकर के। अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का।